व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान प्रमुखता से है। ये सभी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर करता है, किंतु प्रकृति के इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन का वितरण समान नहीं है। व्यक्ति को भूख लगती है तो भोजन चाहिए जो प्रकृति देती है, व्यक्ति को कपड़ा चाहिए तो उसके संसाधन प्रकृति देती है, व्यक्ति को आवास चाहिए उसके संसाधन प्रकृति देती है। किंतु इन प्रकृति के संसाधनों पर एकाधिपत्य विशेष वर्ग, उच्च वर्ग का अधिकायत के साथ होता है और निम्न वर्ग के व्यक्ति इससे वंचित रहते हैं। अतः यह एक वर्गों का संघर्ष के रूप में मूल कारण बनता है। मार्क्स ने व्यक्ति के विचार को इस भौतिक जगत से जोड़ के देखा और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के प्राकथन में ही मार्क्स लिखता है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पांवों के बल खड़ा किया। अगर आपको हीगल के द्वंद्ववाद को समझना है तो उसे पूर्ण रूप से पलटना होगा। दूसरे शब्दों में मार्क्स हीगल के दार्शनिक द्वंद्ववाद को भौतिक जगत के आधार से जोड़ने वाला विचारक है और उसका मानना है कि जब तक प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण होगा तब तक समाज में द्वंद्व की अवस्था बनी रहेगी। अतः मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का यह भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत मूल आधार बनता है। इन्हीं भौतिक संसाधनों के आधार पर मार्क्स ने समाज में दो वर्गों की बात कही है। पहला बुर्जुआ अथवा पूंजीपति वर्ग। बुर्जुआ शब्द जर्मन शब्द है क्योंकि मार्क्स जर्मन विचारक है एवं प्रोलेटेरियत अर्थात सर्वहारा वर्ग। प्रोलेटेरियत भी जर्मन शब्द है जो कि सर्वहारा वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वहारा वर्ग मतलब श्रमिक वर्ग जिसका संसाधनों पर अधिकार नहीं है, एवं बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग जिसने सभी संसाधनों पर एकाधिपत्य कर रखा है। अतः मार्क्स के अनुसार इस प्रकार संसाधनों के असमान वितरण से समाज में वर्ग संघर्ष की अवस्था उत्पन्न होती है और मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष की व्याख्या में जिस पद्धति का प्रयोग किया वो पद्धति ऐतिहासिक पद्धति है। व्याख्या का यह ऐतिहासिक उपागम के कारण ही भौतिक द्वंद्ववाद की ऐतिहासिक व्याख्या को ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
क्योंकि मार्क्स आज तक के संपूर्ण इतिहास को अध्ययन करके पाता है कि इतिहास गवाह है कि समाज में संसाधनों का एकाधिपत्य एक वर्ग विशेष का रहा है। लेनिन के साथ मार्क्स की अपनी एक क्रांतिकारी किंतु लघु रचना, जिसका मजदूर क्रांति में जर्मनी में घर घर वितरण हुआ था, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। उसके प्रथम पैराग्राफ में ही मार्क्स अपनी इस द्वंद्ववाद, भौतिक द्वंद्ववाद की व्याख्या ऐतिहासिक आधार पर करते हुए कहता है कि आज तक के आविर्भूत समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अर्थात चाहे दास युग हो, चाहे सामंत युग हो, चाहे पूंजीपति युग हो, सभी अवस्थाओं में समाज में वर्ग थे। अगर दास युग की बात करें तो उस समय स्वामी और दास वर्ग थे। सामंत युग की बात करें तो सामंत, जागीरदार एवं किसान वर्ग थे। और अगर पूंजीवाद की बात करें तो इसमें पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग है। इन सभी अवस्थाओं में मार्क्स का मानना है कि यह वर्ग संघर्ष विद्यमान था, और हर अवस्था के वर्ग संघर्ष ने समाज के इतिहास में नवीन अवस्था को उत्पन्न करने का कारण माना है। अर्थात वही विचार, प्रतिविचार और नया विचार, यानी विचार और प्रतिविचार के द्वंद्व से तीसरी अवस्था का जन्म। मार्क्स का लेखन कार्य पूंजीवादी युग का है। पूंजीवादी युग में पूंजीपति एवं श्रमिक है। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अपने इसी प्रसिद्ध लघु रचना का अंत मार्क्स अपने इन शब्दों में करता है कि दुनिया के मज़दूरों, एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए पाँवों की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं, पर पाने के लिए संपूर्ण संसार है। इसी पंक्ति से मार्क्स का जो स्लोगन, नारा निकलता है, दुनिया के मज़दूरों एक हो, यह लेनिन और मार्क्स की वह क्रांतिकारी रचना थी जो जर्मन पूंजीवाद और यूरोपियन पूंजीवाद और बाद में विश्व में पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष की व्याख्या का मूल आधार बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स संघर्षवादी विचारक है। हालांकि मार्क्स ने भविष्य के समाज की कल्पना वर्गविहीन समाज की। वो आशावादी था, वो एक क्रांतिकारी विचारक था। उसने प्रोलेटेरियत क्लास, सर्वहारा वर्ग में ये चेतना जागृत करने का काम किया कि अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो समाज में वह बदलाव आएगा कि ऐसी अवस्था आएगी कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो पाएगी। वास्तव में हुआ ऐसा नहीं। जिलास ने मार्क्स के बाद पुनः एक नई अवस्था, जिसमें दो वर्ग, जिसका मूल आधार ज्ञान था, नियो क्लास
की अवधारणा दी और उसे आधुनिक मार्क्सवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। तो मार्क्स के इस भौतिक द्वंद्ववाद को हम भौतिक जगत से जोड़ के अधिक समझ सकते हैं। हम अगली कक्षा में यह जानेंगे कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष की व्याख्या में सत्य चेतना क्या है, झूठी चेतना क्या है, वर्गों का ध्रुवीकरण कैसे होता है, वर्ग निर्धारण कैसे होते हैं और इन वर्गों में कौन से कारण वर्ग संघर्ष के मूल कारण बनते हैं, बीज कारण बनते हैं। आज केवल मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद को समझ करके ही इस व्याख्यान का अंत किया जाता है। धन्यवाद।